के इस वीडियो में हम कक्षा 9 का ये देख लीजिए इतिहास की दुनिया हिस्ट्री बुक है, सोशल साइंस आप जो बोलते हैं SST, उसका ये हिस्ट्री बुक है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे इसका चैप्टर नंबर 3, इकाई 3 फ्रांस की क्रांति। इकाई 3 में हम जानेंगे फ्रांस की क्रांति। इसमें आपको हम संपूर्ण व्याख्या करके बताएंगे किस प्रकार से आप समझ सकते हैं आसानी से, एकदम बिल्कुल गजब तरीका से हम आपको बताने वाले। तो हम इसमें जानेंगे इकाई 3 फ्रांस की क्रांति। बिल्कुल आप जिस प्रकार से अपने कोचिंग क्लास में पढ़ते होइएगा उसी प्रकार से हम आपको व्याख्या करके एक एक पॉइंट वाइज समझाएंगे। इससे पहले वाले 2 चैप्टर हमने आपको बताया है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं। देखिए फ्रांस की क्रांति, तो फ्रांस में किस प्रकार से क्रांति हुई, क्यों हुई और इसका क्या क्या कारण थे, सभी इसी में जानेंगे। देखिए सन 1789 में, कब, सन 1789 की फ्रांस की क्रांति यूरोप के इतिहास में एक युगांतकारी घटना थी। मतलब एक बहुत ही बड़ा अजीब सी घटना थी। कब यह घटना हुई? सन 1789 ईस्वी में, ठीक है, जिसने एक युग का अंत और दूसरे युग के आगमन का मार्ग प्रशस्त किया। और ये ऐसी घटना थी जिसने एक पुराने युग का अंत किया और नए युग का आगमन किया, नया युग क्या हुआ, प्रवेश किया। इस क्रांति ने फ्रांस में राजतंत्र को समाप्त कर सामाजिक व्यवस्था के नए विचारों, स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांतों, आदमी स्वतंत्र पैदा होता है को प्रतिस्थापित किया और यूरोप की पुरानी रीतियों तथा संस्थाओं को चुनौती दी। अब समझने वाली बात यह है कि ये जो नया सामाजिक व्यवस्था था, ये क्रांति क्या किया। राजतंत्र पहले था। अब राजतंत्र क्या होता है, तो किसी विशेष राज्य में एक व्यक्ति के द्वारा शासन किया जाता है, राजा के द्वारा, वहाँ कोई संविधान नहीं होता, वही राजतंत्र होता है। और राजतंत्र था, उसको समाप्त किया, वहाँ पर सामाजिक व्यवस्था, नए नए विचार, समानता, भाईचारा का विचार तथा मानव अधिकार के नए सिद्धांत, जैसे आदमी स्वतंत्र पैदा होता है, इस प्रकार के सिद्धांत को प्रतिष्ठित किया। अब समझते हैं आगे। इस तरह के विचार, स्वतंत्र तथा प्रादुर्भाव यूरोप में पुनर्जागरण के परिणाम स्वरूप हुआ था। अब यह स्वतंत्र विचार पुनर्जागरण के फलस्वरूप हुआ, जिसने यूरोप में कई राष्ट्रवादी क्रांतियों को जन्म दिया। और ये जो है यूरोप में कई प्रकार के राष्ट्रवादी सिद्धांतों को जन्म दिया। अब देखिए आगे हम बढ़ते हैं, थोड़ा सा देखते हैं आगे क्या हुआ। देखिए ये क्रांतियां सामंतवादी एवं निरंकुश शासन व्यवस्था तथा शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था के खिलाफ थी। अब ये क्रांति किसके खिलाफ थी? तो ये क्रांति खिलाफ थे सामंतवादी और निरंकुश शासन। निरंकुश शासन वैसी शासन व्यवस्था जिस पर अंकुश नहीं हो, मतलब जो रूल नियम में नहीं चलता हो, निरंकुश शासन व्यवस्था था, ठीक है। और शोषण करने वाली सामाजिक व्यवस्था ऐसी बनाई गई थी जिसमें शोषण होता था, लूटता था, खसोटता था, मतलब गरीब लोगों को लूटा जाता था। इसी व्यवस्था को खत्म किया। इसी क्रम में सन 1776 में 1776 में शुरू हुआ अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम और सन 1783 में ब्रिटेन के विरुद्ध उसके उपनिवेश की स्वाधीनता ने फ्रांस की पुरातन व्यवस्था को समाप्त कर स्वतंत्र विचार वाले समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। अब आपको हम बताते हैं, कोई भी व्यवस्था, कोई भी शासन व्यवस्था, कोई भी चीज एकाएक किसी मनुष्य के, किसी आदमी के दिमाग में नहीं आता है। वो कहीं ना कहीं से उस चीज के लिए प्रोत्साहित होते हैं, प्रेरित होते हैं। तो हम इससे पिछले चैप्टर में जो पढ़े थे 1783 में, 1776 में जो अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम शुरू हुआ और 83 में ब्रिटेन के विरुद्ध जो उसके उपनिवेश स्वाधीनता के लिए जो युद्ध छेड़ा था, उससे जो है ये फ्रांस जो है उसी से ये अवधारणा लिया, उसी से सीखा किस प्रकार से स्वतंत्र विचार की स्थापना करना। क्योंकि फ्रांस ने इस युद्ध में ब्रिटेन के खिलाफ अमेरिकी की मदद की थी और ब्रिटेन के खिलाफ जब अमेरिका लड़ रहा था स्वतंत्रता स्वाधीनता के लिए, तब फ्रांस ही ब्रिटेन की मदद किया था, ठीक है। अतः अमेरिका के बाद स्वतंत्रता की लहर फ्रांस में आई और इन सैनिकों ने फ्रांस में जनता का साथ दिया। अब जो सेना अमेरिका का साथ दिया था इंग्लैंड के खिलाफ लड़ने में, वही सेना अपने देश में आया और उसका प्रसार किया और अपने जनता का साथ दिया फ्रांसीसी स्वतंत्रता संग्राम में। अब देखिए फ्रांस की क्रांति क्यों और कैसे हुई, ये प्रश्न है। फ्रांस की क्रांति क्यों और कैसे हुई? देखिए यह समझने के लिए हमें तत्कालीन राजनीति एवं समाज का अध्ययन करना होगा। उस समय की राजनीति और उस समय के सामाजिक व्यवस्था के बारे में हमें पढ़ना पड़ेगा। यद्यपि 18वीं शताब्दी में फ्रांस एक शक्तिशाली राज्य था
18वीं शताब्दी में फ्रांस जो था एक शक्तिशाली राष्ट्र था। उसने उत्तरी अमेरिका के एक विस्तृत क्षेत्र, पश्चिमी द्वीप समूह और अफ्रीका में मेडागास्कर के टापू पर अधिकार कर लिया था। देखिए उस समय जो है पश्चिमी द्वीप जो था, उत्तरी अमेरिका का एक पश्चिमी द्वीप, उसके बाद अफ्रीका का मेडागास्कर का टापू था, उस पर अधिकार फ्रांस का था। एक बड़ा ही स्ट्रॉन्ग देश था उस समय। फिर भी सत्ता की नींव मजबूत नहीं थी। सत्ता की नींव मतलब वहां का शासक मजबूत नहीं था। लंबे समय तक चले युद्धों के कारण आर्थिक संसाधनों की कमी तथा शासकों की फिजूल खर्ची ने फ्रांस की जनता पर अत्यधिक करों का बोझ डाल दिया और सामाजिक विषमताओं के उत्पीड़न ने उन्हें क्रांति के कगार पर ला दिया। देखिए अब फिर क्या हुआ, सत्ता कमजोर होने का कारण क्या होता है जानवे करते हैं आपको, रुपया, हर जगह रुपया, वही आर्थिक कारण था। आर्थिक कारण क्यों हुआ, क्योंकि बहुत समय तक युद्ध चला, संसाधन की कमी हुई और जो शासक था उसका फिजूल खर्ची बहुत ज्यादा था और उस फिजूल खर्ची ने फ्रांस की जनता पर अत्यधिक कर, टैक्स, क्योंकि टैक्स जनता देता है, नेता तो खर्चा करता है, इसी प्रकार अभी भारत में भी वही हो रहा है, तो उसी प्रकार से बोझ डाल दिया और सामाजिक विषमता के उत्पीड़न ने उन्हें क्रांति के कगार पर ला दिया। देखिए नेता अत्यधिक खर्चा करेगा, बेईमानी करेगा, लूटेगा तो रुपया देश का जाएगा, देश की आमदनी कमेगी, इनकम कमेगा, रुपया खर्च होगा तो उसको जनता को चीजें महंगी मिलेगी, जिसके कारण क्या होगा, जनता से वसूली होगा। अतः क्रांति के उत्तरदायी कारणों की व्याख्या निम्न तरीके से की जा सकती है। आप समझ गए कि किस प्रकार से क्रांति फ्रांस में हुई। आगे बढ़ते हैं वीडियो को, तब तक आप लोग लाइक कर दीजिए। अब एक कारण राजनीतिक कारण था और राजनीतिक कारण के बारे में हम लोग समझते हैं। राजनीतिक कारण क्या था, देखिए फ्रांस में राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, राजा की व्यवस्था थी, राजा शासन करता था। बुर्बो राजवंश के लुई 14वां के शासन, लुई 14वां के शासन काल में साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर पर थी। बुर्बो राजवंश के लुई 14वां जो थी उस समय साम्राज्य की प्रतिष्ठा उच्च शिखर, बहुत अच्छा व्यवस्था था। लेकिन उसके बाद के शासक अयोग्य सिद्ध हुए। उसके बाद के शासक उतना मतलब उनके पास नॉलेज नहीं था, अयोग्य था, शासक के योग्य नहीं था। अब बिकॉज देखिए समझिएगा, राजा में क्या होता है, उसका पुत्र ही, उसी के खानदान का कोई राजा बनता है, तो वो योग्य हो या अयोग्य हो वही बनता है। यहाँ पर जब देश आज़ाद होने के बाद प्रजातांत्रिक व्यवस्था में ना जनता का चुनाव होता है, लेकिन उसमें क्या होता है, कोई चुनाव नहीं, राजा के ही खानदान से कोई बनेगा। तो आगे सन 1774 में लुई 16वां गद्दी पर बैठा। 1774 में लुई 16वां गद्दी पर बैठता है, जो अत्यधिक निरंकुश, निरंकुश मतलब जो अपने आप मनमानी करता था, उस पर कोई अंकुश नहीं था, ठीक है, निरंकुश था और फिजूल खर्ची, खूब फिजूल खर्चा करता था, अयोग्य था, मतलब योग्यता उसमें कुछ नहीं था राजा बनने योग्य। उसका विवाह ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी अंतोइनेट के साथ हुआ था। अब बताइए लुई 16वां का विवाह किसके साथ हुआ था? लुई 16वां का विवाह उस समय ऑस्ट्रिया की राजकुमारी मैरी अंतोइनेट के साथ हुआ था, जो उत्सवों में काफी रुपये लुटाती थी। और राजकुमारी ऐसी थी कि विभिन्न प्रकार के उत्सव में खूब पैसे लुटाती थी और अपने खास आदमियों को ओहदे दिलाने के लिए राज्य कार्य में दखल देती रहती थी। और उसका जो खास आदमी था, अपना आदमी, उसको बढ़िया बढ़िया पद देने के लिए विभिन्न प्रकार के काम को बाधित करती थी। अच्छा आपको बताते हैं, अगर हमारा एक बड़ा सा साम्राज्य है तो उसमें योग्य आदमी को रखा जाएगा, जिस पद के जो लायक होगा उस पद पर उसको रखा जाएगा। परंतु हम अगर चाहे कि मेरा भाई, मेरा भतीजा, मेरा ये, मेरा वो जो है इस पद पर बैठे, तो उसके लिए नियम को हमको तोड़ना पड़ेगा, जो योग्य नहीं होने के बावजूद भी रखना पड़ेगा। वही करता था वो राजकुमारी, ठीक है। राजा के वर्साई स्थित महल में 15,000 अधिकारी ऐसे थे जो कोई भी काम नहीं करते थे। अब सोच लीजिए, राजा जहां पर रहते थे वहां पर 15,000 ऐसे अधिकारी थे जिनका कोई काम ही नहीं था, मगर अपार धनराशि वेतन के रूप में लेते थे और खूब रुपया वेतन के स्वरूप लेते थे। राजस्व का 9% इन्हीं पर व्यय होता था। जितना इनकम राज्य से होता था उनका 9% इन्हीं पर खर्चा होता था, ये 1500 अधिकारी पर। लुई 16वां के शासन काल में अमेरिका के 13 उपनिवेश को ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब लिवरे, मतलब तत्कालीन फ्रांस की जो मुद्रा है उस समय के हिसाब से 10 करोड़ फ्रांसीसी मुद्रा से भी अधिक का कर्ज बढ़ गया था। अब सोचिए, उस समय लुई 16वां के शासन काल में अमेरिका का जो 13 उपनिवेश था उसको ब्रिटेन से आज़ाद कराने में फ्रांस पर 10 अरब फ्रांसीसी, जो वर्तमान में फ्रांस का जो मुद्रा है वो क्या हुआ, 10 अरब फ्रांसीसी मुद्रा का कर्जा बढ़ गया। अब बताइए, कर्जा बढ़ेगा तो देश कैसे चलेगा?
कर्जा भरने के बाद देश चलता है, देश में तो गरीबी ही आएगा। अब आगे देखिए क्या हुआ। पहले से ही चली आ रही आर्थिक संसाधनों की कमी ने राजा को अपने नियमित खर्च को चलाने के लिए जनता पर करों में वृद्धि के लिए बाध्य किया। अब पहले से जो नियम चलते आ रहे थे, जो कार्य चलते आ रहे थे, उसको चलाने के लिए तो पैसे की जरूरत पड़ती है, इसलिए राजा का इनकम कहाँ से आता था? जनता के पास से। राजा टैक्स को बढ़ा दिया, कर को बढ़ा दिया। जैसे भारत में क्या हुआ, इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की व्यवस्थाएं अभी चल रही है, जिससे टैक्स बढ़ गया विभिन्न प्रकार के पेट्रोल पर, डीजल पर। देख लीजिए महंगाई कहाँ पर आ गई। तो उसी प्रकार से वहां पर हो रहा था। निरंकुश राजतंत्र पर नियंत्रण का अभाव था, और निरंकुश था क्योंकि राजा था, सारा शक्ति उसके पास था, तो निरंकुश था, उस पर नियंत्रण भी नहीं था। यद्यपि स्टेटस जनरल संसदीय संस्था थी, संसद जिस प्रकार से होता है, लेकिन राजा की निरंकुशता का यह एक बड़ा उदाहरण था कि सन 1614 ईस्वी के बाद 175 वर्षों तक इसकी कोई बैठक ही नहीं हुई थी। अब यहाँ पर भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, सोच लीजिए कि राजा इतना निरंकुश हुआ था कि 1614 के बाद 175 साल, 1-2 साल नहीं, 175 साल तक सांसद की कोई बैठक नहीं हुई। लुई 16वां की निरंकुशता इस बात से पता चलता है कि वह कहा करता था कि मैं ही राज्य हूँ, आई एम द स्टेट। लुई 16वां क्या बोलते थे कि मैं ही राज्य हूँ। तो अब सोच लीजिए वो कितना निरंकुश था, कितना बलशाली था। लेकिन चूंकि वह योग्य शासक था, विद्रोहियों को कुशलतापूर्वक दबा देता था। योग्य शासक इसलिए था कि जो भी उसका विद्रोह करता था उसको दबा देता था, चाहे वो धन से दबे, बल से दबे या जैसे दबे। अतः उस समय राज्य की पूरी शक्ति उसके हाथ में निहित हो गई थी, लेकिन उसके उत्तराधिकारियों ने इस तरह के गुणों का अभाव था। लेकिन आप बताते हैं आपको कि राज्य का पूरा शक्ति उसके हाथ में निहित था, लेकिन उसके बाद के जो उत्तराधिकारी था उसके पास इस गुणों का अभाव था, ये गुण उसके पास था ही नहीं। समझ गए? अब बताइए, सबके पास तो सब गुण नहीं होता है। आपके पिताजी कोई संस्था चलाते आ रहे हैं तो आपके पास तो उतना पावर, उनके जैसा नॉलेज तो होगा नहीं। राजा की निरंकुशता एवं स्वेच्छाचारिता पर अंकुश लगाने के लिए फ्रांस में पार्लमा नामक संस्था थी। राजा की निरंकुशता और स्वेच्छाचारिता पर अंकुश रोक लगाने के लिए फ्रांस में एक पार्लमा नामक संस्था थी, जिसकी संख्या 17 थी, 17 गो संस्था, जिसका गठन न्यायालय के रूप में किया गया था। मतलब एक प्रकार का न्यायालय हो गया, कोर्ट हो गया। न्यायाधीश का पद कुलीन वर्ग के लिए सुरक्षित था। जो कुलीन वर्ग होते थे वही न्यायाधीश होते थे, और ये पद वंश कर्मानुगत होते थे, मतलब उसके बाद उसका बेटा वंश में ही बनते थे। आवश्यकता पड़ने पर राजा इन्हें पैसे के बल पर अपनी बात मनवाने के लिए बाध्य कर लेते थे। जैसे अभी भारत में मीडिया की हालत है, आवश्यकता जब भी पड़ता है राजा क्या करते थे, पैसे डाल करके दे करके उस न्यायालय के जजों को भी अपने बस में कर लेते थे। इस तरह व्यवहार में इस पर भी राजा का ही नियंत्रण होता था। कुल मिलाकर राजा का ही नियंत्रण है। अरे कहने का मतलब ये हुआ कि राजा को कोई चीज़ की आवश्यकता पड़ेगी तो जो भी चीज़ें ज़रूरी पड़ती थी वो क्या होता था, अपने बल पर, पैसे के दम पर, या जो भी चीज़ है उसके दम पर उसको अपने पक्ष में करवा लेते थे। ये देखिए यहाँ 1789 ईस्वी में फ्रांस का राजनीतिक मानचित्र इस प्रकार से था। 1789 का ये चित्र है, फिगर है, आपको पता है ये किस प्रकार से, मतलब धुंधला दिख रहा होगा, उस समय का है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ब्लैक एंड वाइट है। अगला आपका जो है आगे क्या होता है उसको देख लेते हैं। चलिए देखिए, केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति फ्रांसीसी क्रांति की सबसे बड़ी बुराई थी। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति, अब केंद्रीयकरण मतलब सब चीज एक ही आदमी संभाले की, ये सबसे बड़ी बुराई थी। स्वायत्त शासन का सर्वथा अभाव था। स्वायत्त शासन मतलब कि कोई एक विशेष व्यक्ति ही शासन करता था, जिसके कारण मनमर्जी चलता था, जबकि पड़ोस के इंग्लैंड में इस तरह के शासन का संचालन स्वायत्त शासन की संस्थाओं द्वारा होता था। लेकिन इंग्लैंड में यहाँ से व्यवस्थाएं अलग थी। फ्रांस में हर जगह वर्साय के राजमहल की ही प्रधानता थी, और फ्रांस में हर जगह वर्साय का जो राजमहल था उसी की प्रधानता थी, मतलब वही उसी का वैल्यू था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजा के अलावे मैरी अंतोयनेत के द्वारा शासन का दुरुपयोग किया जाता था। राजा तो करता ही था, राजा की जो पत्नी थी वो भी दुरुपयोग करती थी, जिससे जन साधारण की धारणाएं राजतंत्र के बिल्कुल खिलाफ हो गई। तो जो गरीब लोग थे, जो साधारण लोग थे, इस शासन की व्यवस्था के खिलाफ हो गए। सन 1789 ईस्वी तक आते आते जनसाधारण शासन में भाग लेने के लिए उतावले होने लगे। सन 1789 ईस्वी में जो साधारण लोग थे वो भी शासन व्यवस्था में भाग लेने के लिए मचलने लगे। उस समय वहाँ कोई भी ऐसी संस्था नहीं थी जो उनकी उग्र मनोवृत्ति पर रोक लगा सके।
सके। लेकिन उस समय कोई ऐसी संस्था ही नहीं थी कि उसकी मनोवृत्ति पर, उग्रता पर रोक लगा सके। चलिए अब सामाजिक कारण क्या था उसको जानते हैं, सामाजिक कारण को। आगे समझते हैं सामाजिक कारण। ठीक है, सामाजिक कारण क्या थे? देखिए 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी समाज 3 स्टेट्स अर्थात श्रेणी में बांटा गया था, वर्ग में, 3 अलग अलग स्टेट में। तथा प्रथम स्टेट में पादरी थे। ध्यान दीजिएगा, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। प्रथम स्टेट में कौन आते थे? पादरी, जिनकी संख्या लगभग 1,30,000 थी। उस समय पादरी की संख्या 1,30,000 थी। दूसरे स्टेट में अभिजात वर्ग, नोबिलिटी था, जिसमें लगभग 80,000 परिवार था। अब समझ लीजिए, एक में 1,00,000, दूसरा में 80,000, 2 वर्ग हुआ, जैसे जाति होता है, या 40 लाख व्यक्ति थे, कुल मिलाकर कह सकते हैं परिवार, या 40 लाख लोग थे। ये दोनों वर्ग करों से मुक्त थे, इन पर कोई कर्ज नहीं था, कोई कर नहीं, टैक्स नहीं लिया जाता था इनसे। उस समय फ्रांस की जनसंख्या लगभग 2.5 करोड़ थी। 2.5 करोड़ में इन 40 लाख लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था। और फ्रांस की कुल भूमि का 40% इन्हीं के पास थे। इन 40,000 परिवार और ये 80,000 परिवार, इन्हीं के पास जो है कुल जमीन का 40% जमीन था। सोच लीजिए, और इनसे टैक्स भी नहीं लिया जाता था। सबसे बड़ी समस्या, 90% जनता तीसरे स्टेट में आते थे। अब तृतीय स्टेट में बड़े व्यापारी, व्यवसायी, शिक्षक वर्ग, मतलब ये सारे लोग आते थे, जिनको कोई भी विशेष अधिकार प्राप्त नहीं था, उनको कोई अधिकार ही प्राप्त नहीं था। अब देखिए क्या होता है, अपने स्वामी की सेवा, स्वामी के घर एवं खेतों में काम करना, सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि कार्यों के लिए ही हुए थे। अब समझिए, अब बाकी सब लोग जो थे अपने स्वामी के हेल्प, मालिक के हेल्प करने के लिए थे। अब सैन्य सेवाएं देना अथवा सड़कों के निर्माण में सहयोग देना आदि कार्यों के लिए बाध्य थे। बाकी जो लोग थे यही सारे काम उनको करने पड़ते थे। उन्हें सभी प्रकार के कर, टैक्स भी देना पड़ता था, बहुत ज़्यादा काम भी करना पड़ता था, टैक्स भी देना पड़ता था। इसी वर्ग में डॉक्टर, वकील, जज, अध्यापक, व्यापारी, शिक्षक, लेखक, शिल्पी एवं मजदूर आदि शामिल थे जो शहरी क्षेत्र में रहते थे। अब इसी वर्ग में बाकी सारे लोग शामिल थे जो सब टैक्स भी देते थे, सब काम भी करते थे। अब बाकी ऊपर में जो लोग थे इनके पास ज़मीन तो बहुत ज़्यादा था, लेकिन उनसे कोई टैक्स नहीं लिया जाता था। तो यही समस्या थी जिसके कारण। अब आगे जानते हैं आगे क्या होता है। देखिए देखिए यह वर्ग मध्यम वर्ग मतलब बर्जीदियस कहलाता था। अब इसी वर्ग को मध्यम वर्ग कहते थे, जिन्होंने फ्रांस की क्रांति में अहम भूमिका निभाई। देखिए जिसको कष्ट होता है, जिस पर बीतता है वही करता है, तो इस पर ज़्यादा दिक्कत था, तो यही जो है क्रांति में भाग लिया। मध्यम वर्ग में सबसे अधिक असंतोष था, कोई संतुष्ट नहीं था उस शासक थे से, जिसका सबसे बड़ा कारण यह था कि सुयोग एवं संपन्न होते हुए भी उन्हें कुलीन जैसा सामाजिक सम्मान प्राप्त नहीं था। कुलीन वर्ग जो वर्ग था उसको बहुत ज़्यादा सम्मान मिलता था, लेकिन ये सुयोग्य, योग्य होने के बावजूद, इनके पास अच्छे गुण थे, फिर भी इनको वैसा सम्मान मिलता ही नहीं था। संपन्नता और उन्नति के बावजूद भी वे सभी तरह के राजनीतिक अधिकारों से वंचित थे। संपन्न थे, उन्नत थे, लेकिन फिर भी राजनीतिक अधिकार जो भी दिया जाना चाहिए उनको, वो सारे नहीं मिलते थे। राज्य में सभी बड़े पद कुलीनों के लिए सुरक्षित थे, मतलब कुलीन को फिक्स था कि वो कुलीन ही उस पद पर जाएंगे। उनका मानना था कि सामाजिक ओहदे का आधार योग्यता होना चाहिए, न कि वंश। और इसका कारण भी ये था कि वहाँ पर व्यवस्था था वंशवाद का, उसके बाद वो बनेगा। लेकिन इनका ये जो मध्यम वर्ग था, इनका कहना था योग्यता होना चाहिए, वंश नहीं। ठीक है, आगे देखिए, मध्यम वर्ग के साथ कुलीन वर्ग के लोग बहुत बुरा और असमानता का व्यवहार करते थे। अब मध्यम वर्ग जो था उसके साथ कुलीन वर्ग जो है असमानता और बहुत बुरा, खराब व्यवहार करते थे। यह बात उन्हें बहुत अपमानजनक लगती थी। अब बताइए, आपके पास सर्वगुण संपन्न आप हैं, लेकिन आपके साथ बुरा व्यवहार करे, आपको अच्छे अच्छे पद नहीं मिले, तो आपको बुरा लगेगा या नहीं? इस वजह से फ्रांस की क्रांति का सबसे महत्वपूर्ण नारा समानता था, क्योंकि उसमें समान अधिकार नहीं दिया गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण नारा क्या था फ्रांसीसी क्रांति का? समानता, जिसे मध्यम वर्ग ने आगाज किया था। और ये मध्यम वर्ग का ही आगाज था, मतलब मध्यम वर्ग इसी के बल पर आगे बढ़ा, समानता का अधिकार।
और आपको पता होना चाहिए समानता का अधिकार कितना ज़रूरी है। देखिए आगे, फ्रांसीसी समाज में कृषकों की स्थिति तो और भी दयनीय थी। जो खेती बाड़ी मजदूर थे, खेती करते थे, उनका स्थिति और भी खराब था। उन्हें अनेक प्रकार का कर देना पड़ता था। कहा जाता है कि क्रांति के पूर्व फ्रांस में कुलीन लड़ते थे, पुजारी पूजा करते थे और जनसाधारण उनका खर्च जुटाते थे। मतलब कि ऐसा कहा जाता, कुलीन का काम लड़ाई करना, पुजारी का काम पूजा करना और मध्यम वर्ग उन सब का खर्चा उठाते थे। इनसे उतना ज़्यादा टैक्स लिया जाता था। अब समझिए, द नोबल्स फाइट, द क्लर्जी प्ले एंड द पीपुल पे। हम मध्यम वर्ग पे करता था, बाकी वो सब अपना काम करता था। अब आर्थिक कारण क्या था? विदेशी युद्ध और अपव्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति डामाडोल कर दी थी। विदेशी युद्ध जो था और बेकार की खर्चे जो है इसकी आर्थिक स्थिति को खराब कर दिया। प्रति वर्ष आय से अधिक व्यय होता था। प्रति साल क्या होता था? इनकम से ज़्यादा खर्चा होता था। इसलिए कर लगाने की प्रथा प्रचलित थी। इसीलिए कर जो है टैक्स बढ़ा दिया जाता था। यह कर व्यवस्था असमानता और पक्षपात के सिद्धांत पर आधारित थी। और यह कर व्यवस्था जो है असमानता और सिद्धांत के मतलब किसी से नहीं लिया जाता था, किसी से लिया जाता था। जैसे अभी भारत में नॉर्मल किसान के पास 1 लाख का भी कर्जा हो तो सरकार और बैंक उसको छोड़ती नहीं है, लेकिन अंबानी अडानी के पास जितना करोड़ों का कर्जा उसको माफ कर देती है। तो वही यहाँ पर व्यवस्था थी। कर निश्चित करने और वसूलने का तरीका भी समान नहीं था। प्रत्येक 5 या 6 वर्ष बाद फ्रांस की सरकार पूंजीपतियों को कर वसूलने का ठेका देती था। बताइए, फ्रांस की जो पूंजीपति लोग थे, अमीर लोग थे, उसी को कर मतलब टैक्स वसूलने का ठेका देती थी। अब बताइए, आप सोच सकते हैं कि वो लोग कैसे कर वसूलते होंगे। ये पूंजीपति टैक्स फार्मर कहे जाते थे। ये रैयतों से अधिक टैक्स वसूलते थे और सरकार को निश्चित रकम देने के बाद बाकी रकम को अपने जेब में रख लेते थे। अब जितना टैक्स सरकार लेता है जिस हिसाब से, उससे ज़्यादा ये वसूलते थे। सरकार को एक निश्चित रकम देने के बाद बाकी बचे रकम को अपने पास रख लेते थे। अब आप बताइए कि जनता अब क्या करेगी? जनता परेशान होगी कि नहीं होगी? तो यही व्यवस्था के कारण लोग वहाँ के परेशान थे। देखिए, अब उसके बाद क्या होता था, इस तरह बेचारे किसान अत्यधिक आर्थिक कष्ट का सामना कर रहे थे। और बताइए, किसान को तो बेचारा ही कहा जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से उन्हें आर्थिक संकटों का, आर्थिक कष्टों का उन्हें सामना करना पड़ता था, दिक्कतों को झेलना पड़ता था। चलिए, आर्थिक कारण असमानता, कर प्रणाली, भूमि कर, धार्मिक मान्य, समानती कर का बोझ, बेरोजगारी की समस्या, गिल्ड की पाबंदी, परंती आयत कर एवं समानती आयत कर से व्यापारियों की। ये जो डब्बा वाला चीज़ है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है पूरे चीज़ के, और निचोड़ कर एक तरह से जूस बना कर दिया रहता है। तो इसको खास करके ध्यान दीजिएगा। आगे हम बढ़ रहे हैं नेक्स्ट पेज की ओर। देखिए, फ्रांस के लोगों में आर्थिक असंतोष ने देश को क्रांति के कगार पर पहुंचा दिया। अब देखिए, फ्रांस के लोग में आर्थिक असंतोष था। किसी से टैक्स ज़्यादा लिया जाता था, किसी से कम। तो ये कारण था, राजकोष के घाटे के भरपाई के लिए उन पर तरह तरह के कर लगाए गए थे। अब राजकोष का जो धन खर्च करता था सरकार, उसका टैक्स यही देता था, यही कर देता था, तरह तरह के कर। किसान को भूमि कर पहले चुकाना पड़ता था। इसके अलावा टीथे नामक धार्मिक कर भी इन्हें चर्च को देना पड़ता था। धार्मिक धर्म के नाम पर कर, अनेक तरह के अप्रत्यक्ष कर, नमक और तंबाकू जैसी दैनिक उपयोग की वस्तुओं पर भी देना पड़ता था, नमक पर भी कर। साथ ही कई भेंट, टोल टैक्स, नजराना आदि भी सामान्य कर के रूप में उन्हें देना पड़ता था। बताइए, कोई चीज़ सरकार की तरफ से छोड़ा नहीं गया था जो कर के रूप में नहीं ले। तो इस प्रकार के कर, इस तरह फ्रांस की आम जनता को की आर्थिक स्थिति दिन ब दिन दयनीय होती जा रही थी। अब इतना टैक्स लिया जाएगा तो आम जनता का हालत सोचिए क्या होगा। करों के आर्थिक बोझ के अलावे फ्रांस की आर्थिक स्थिति को दयनीय बनाने में वहाँ के समाज में व्यापक बेकारी की समस्या ने भी अहम भूमिका अदा की। अब वहाँ बेरोजगारी भी था, इतना ज़्यादा टैक्स भी लिया जा रहा था। उस समय औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, मतलब उद्योग धंधा देश में आ चुका था और देश में मशीनों का प्रयोग आरंभ हो चुका था, मशीन भी आ चुकी थी। इसकी वजह से हाथ से काम करने वाले कारीगर और मजदूर घरेलू उद्योग धंधे भी नष्ट हो जाने से बेरोजगार हो गए। अब मशीन आए तो आप बताइए, मशीन के आने से क्या होगा? हाथ से जो कार्य करते थे वो मशीन से होने लगे, तो घरेलू कार्य बेकार हुए, तो लोग बेरोजगार हुए। इन्होंने क्रांति के समय राजा के खिलाफ क्रांतिकारियों का साथ दिया। अब जो बेरोजगार हुए वो राजा के खिलाफ किसका साथ दिया? क्रांतिकारियों का साथ दिया। इसके अलावा अव्यवस्थित शासन व्यवस्था ने फ्रांस के व्यापारिक जीवन को भी पंगु बना दिया था। अव्यवस्थित शासन व्यवस्था व्यवस्थित ही नहीं था, सब अपना मनमानी करता था। व्यापारिक जीवन को भी पंगु मतलब कोई काम का नहीं छोड़ा। फ्रांसीसियों के जीवन में एक रूपता नहीं रहने के कारण उन्हें व्यापारिक विनिमय में कई तरह की कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मतलब अलग अलग जगह पर अलग अलग कष्ट होता था, अलग अलग कर लिया जाता था। व्यापारिक विनिमय में
कठिनाइयों का, विभिन्न प्रकार के कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। तो ये भी समस्या थी। चलिए, तरह तरह के प्रतिबंध, जैसे गिल्ड की पाबंदी, शहरों के व्यापार संबंधी नियम, प्रांतीय आयात कर, सामंतवादी कर इत्यादि व्यापारियों पर लगाए गए थे। बताइए, गिल्ड की पाबंदी, शहरों व्यापार कर नियम संबंधी, प्रांतीय आयात कर, खरीदने का कर, बेचने का, सामंतवादी कर, व्यापारी पर विभिन्न प्रकार के कर को लगाया गया था। इन बंधनों में जकड़े रहने के कारण व्यापार का विकास लगभग रुक गया था। बताइए, हम 10 रुपया कमाएंगे और उसमें सरकार 8 रुपया टैक्स लेता है, तो बताइए हमारा उसमें बचत क्या? समझ गए? व्यापारी चाहते थे कि देश के व्यापार को हर तरह से के बंधनों से मुक्त कर दिया जाए। देश के व्यापार मुक्त रहेगा तभी तो व्यापारी मुनाफा कमाएंगे और देश का भी विकास होगा। इस तरह असंतोषजनक एवं अन्यायपूर्ण वातावरण में देश का विकास अवरुद्ध होने के साथ साथ सरकारी फिजूल खर्ची जो लुई 16वां एवं मैरी अंतोइनेट अपने ऐशो आराम एवं भोग विलास की वस्तुओं पर करते थे, ने राजकोष को प्रभावित किया। देखिए, सबसे पहले अन्यायपूर्ण असंतोषपूर्ण वातावरण था, विकास तो होगा ही नहीं देश का। और उसके बाद सरकारी फिजूल खर्ची लुई 16वां, उसकी पत्नी जो थी अंतोइनेट, दोनों ऐशो आराम भोग विलास की वस्तुओं में उपयोग करते थे। राजकोष बहुत प्रभावित हुआ। जहाँ राजा का कोष होता है मतलब धन होता है, इस स्थिति में सरकार मितव्ययता से काम लेने की जगह कर्ज लेने और कर लगाने से ज़्यादा कर लगाने पर ज़्यादा केंद्रित थी। मतलब कम खर्च करे के जगह पर सरकार क्या करने लगा, खर्चा नहीं कम किया बल्कि टैक्स बढ़ा दिया, टैक्स बढ़ाया और कर्जा लेने लगा सरकार। अब बताइए देश की हालत क्या हो। अब आगे देखिए क्या होता है। सैनिक कारण, अगला कारण सैनिक का भी कारण था। देखिए, फ्रांस के सैनिकों में भी बहुत अधिक असंतोष था, सभी संतुष्ट नहीं थे। सैनिक के पद पर किसानों को बहाल किया जाता था, किसान सैनिक होते थे। कम वेतन मिलता था, कठोर अनुशासन और खराब भोजन आदि से वे रुष्ट रहते थे। सेना के निम्न पदों पर उनकी नियुक्ति होती थी, मतलब छोटे छोटे पद पर नियुक्ति होती थी, कठिन से कठिन कार्य को करना पड़ता था। अब देखिए आगे क्या होता है। पद कुलीनों के लिए सुरक्षित थे और अच्छे और बड़े पद किसके लिए सुरक्षित रहते थे? कुलीन के लिए। इनको छोटे छोटे पद मिलते थे, बड़े पद कुलीन के लिए सुरक्षित। आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति की वजह से फ्रांस की सेना ने भी आगे चलकर क्रांतिकारियों का साथ दिया। आर्थिक और सामाजिक स्थिति इतना खराब था कि फ्रांस की सेना जो है वो भी क्रांतिकारियों का साथ देने लगा। अगला है व्यक्तिगत एवं धार्मिक कारण। अगला कारण है व्यक्तिगत कारण एवं धार्मिक कारण। ये समझते हैं ये क्या कारण था। फ्रांस में सभी तरह की स्वतंत्रताओं का अभाव था, सभी स्वतंत्र नहीं थे। भाषण, लेखन, विचार की अभिव्यक्ति तथा धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव था। कोई भाषण नहीं दे सकता, विचार अभिव्यक्त नहीं कर सकता, धार्मिक स्वतंत्रता का पूर्ण अभाव। जैसे अभी वर्तमान में भारत में आप कुछ भी बोलिए सरकार के खिलाफ, आपके घर पर रेड पड़ जाएगा, सीबीआई। वहाँ राजधर्म कैथोलिक धर्म था। राजा का कौन सा धर्म था? कैथोलिक। और प्रोटेस्टेंट धर्म के मानने वाले को कठोर सजा दी जाती थी और दूसरा धर्म जो मान रहा है उसको सजा, जैसे भारत में भी दूसरे धर्म मानने वालों को सजा दी जाती है, उसी प्रकार की व्यवस्था थी। इतना ही नहीं, वैयक्तिक स्वतंत्रता का भी अभाव था। वैयक्तिक मतलब सभी, कोई स्वतंत्र नहीं था। राजा या उसका कोई भी आदमी किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता था। राजा और राजा का आदमी किसी भी व्यक्ति को बिना किसी कारण गिरफ्तार कर सकता था। इसके लिए फ्रांस में बिना अभियोग के गिरफ्तारी वारंट होता था, बिना रूल नियम के डायरेक्ट बिना वारंट दिए गिरफ्तार, जिसको लेटर्स द कैचेट कहते थे। लेटर्स द कैचेट मतलब कि ये हुआ कि बिना कुछ उसके खिलाफ सबूत भी नहीं है, बस बिना कुछ दिए डायरेक्ट उसको गिरफ्तार कर लिया जाए, ऐसा सिस्टम था। बताइए आगे। फ्रांस में कानूनों में भी एक रूपता नहीं थी। देश के विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 400 कानून लागू थे, कानून में भी समरूपता नहीं था। 400 कानून था, किसी को भी यह जानकारी नहीं होती थी कि उसके मुकदमे का फैसला किस कानून के तहत होगा। किसी को मालूम ही नहीं था कि उस पर कौन सा कानून लगा। जैसे अभी धारा आप पर लग जाएगा, केस हो जाएगा भारत में, वैसा कोई था ही नहीं। अगला था बौद्धिक कारण। फ्रांसीसी क्रांति के विषय में यह कहा जाता है कि यह एक मध्यवर्गीय क्रांति थी, मतलब मीडियम वर्ग के लोगों के द्वारा क्रांति थी, जिसमें शिक्षित वर्ग के लोगों ने तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक एवं धार्मिक दोषों को पर्दाफाश कर और जनमानस में आक्रोश पैदा किया। जो शिक्षित वर्ग थे वे तत्कालीन उस समय के राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, इसमें जो दोष थे, अवगुण थे, उसके प्रति जनमानस को, सामान्य नागरिक को आक्रोश पैदा किया। फ्रांसीसी बुद्धिजीवियों ने फ्रांस में बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात किया। बुद्धिजीवी जो ही बौद्धिक आंदोलन का सूत्रपात शुरुआत किए। इनमें प्रमुख थे मोंटेस्क्यू, वाल्टेयर और रूसो। मतलब बौद्धिक
क्रांति का सूत्रपात करने वाले कौन कौन थे? मोंटेस्क्यू, वॉल्टेयर, रूसो। मोंटेस्क्यू ने अपनी पुस्तक विधि की आत्मा, द स्पिरिट ऑफ लॉ, विधि की आत्मा में सरकार के 3 अंगों, कार्यपालिका, सरकार के 3 अंग थे ना, कौन कौन थे अभी आपको बताते हैं। कार्यपालिका होगा, उसके बाद न्यायपालिका होगा, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका को अलग अलग रखने के विषय में बताकर शक्ति पृथक्करण सिद्धांत का पोषण किया। मतलब कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका तीनों सरकार के हाथ में रहेगा तो बताइए सरकार बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होगी, मजबूत। इसीलिए सरकार से इन तीनों कानून को अलग अलग रखने की पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण सिद्धांत के बारे में बताया। वॉल्टेयर ने चर्च, समाज और राजतंत्र के दोष का पर्दाफाश किया। चर्च का और समाज राजतंत्र के जो दोष होते हैं, अवगुण होते हैं, उसका पर्दाफाश किया। यद्यपि वह जनतंत्र का पक्षधर नहीं था, तथापि राजतंत्र प्रजाहित में होना चाहिए। परंतु देखिए ये जो है वॉल्टेयर, ये जनतंत्र का पक्षधर नहीं था, मतलब ये राजतंत्र ही चाहता था, लेकिन राजतंत्र में प्रजाहित होना चाहिए, ये इनका मानना था। इसका प्रबल समर्थक था। मोंटेस्क्यू और वॉल्टेयर सुधार चाहते थे, परंतु रूसो पूर्ण परिवर्तन चाहता था। मोंटेस्क्यू और वॉल्टेयर सोचते थे कि सुधार हो जाए, बाकी यही व्यवस्था ठीक है, लेकिन रूसो चाहता था पूरा सिस्टम ही बदल जाए। ठीक है, आगे देखिए क्या होता है। उसने अपने प्रसिद्ध पुस्तक सामाजिक संविदा, सोशल कॉन्ट्रैक्ट में राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा को संपूर्ण माना है। रूसो का जो बुक है सामाजिक संविदा, उसमें राज्य को व्यक्ति द्वारा निर्मित संस्था और सामान्य इच्छा को संपूर्ण माना है, अतः वह जनतंत्र का समर्थक था। रूसो किस विचार का समर्थक था? जनतंत्र का। रूसो जनतंत्र का समर्थक था, याद रखिएगा। चलिए, दिदरो के बृहत ज्ञानकोश के लेखकों ने फ्रांस में क्रांतिकारी विचारों का प्रचार किया। अब दिदरो जो थे उनका एक बृहत ज्ञानकोश थे, उनके लेख ने फ्रांस में क्रांतिकारी के विचारों का प्रचार, उसके विचार जो थे क्रांतिकारी क्या चाहते थे उसका प्रचार किया। फ्रांस में क्वेजनो एवं तुर्गों जैसे अर्थशास्त्री, नाम है क्वेजनो और तुर्गों, ये सब अर्थशास्त्री थे। समाज में आर्थिक शोषण एवं आर्थिक नियंत्रण की आलोचना करते हुए मुक्त व्यापार का समर्थन किया, लेसेज फेयर का समर्थन किया। मुक्त व्यापार में क्या होता है, देश भी आगे बढ़ता है और व्यापारी को भी फायदा होता है। आगे देखिए क्या होता है। अब विदेशी घटनाओं का प्रभाव, अब विदेशी घटना का क्या क्या प्रभाव था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति, ये क्या कारण था देखिए। सन 1688 ईस्वी की इंग्लैंड की महान क्रांति एवं उसके द्वारा वैधानिक शासन की स्थापना ने फ्रांस में भी राजनीतिक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त किया। देखिए आपके पड़ोसी अगर बढ़िया करते हैं, कोई चीज़ लगाते हैं, तो आप पर भी उसका इफेक्ट पड़ेगा। वही इंग्लैंड में जो स्थापना हुआ वैधानिक शासन व्यवस्था की, राजनीतिक परिवर्तन हुआ, तो यहाँ भी उसके लिए काम जारी हुआ। अमेरिका का स्वतंत्रता संग्राम दूसरा कारण था। अमेरिका तुरंत स्वतंत्र नहीं हुआ था उस समय। अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम में लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने इंग्लैंड के विरुद्ध भाग लिया था। लफायते के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना किसके, इंग्लैंड के विरुद्ध अमेरिका का साथ दिया था, जिससे वहाँ गणतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। अमेरिका में गणतांत्रिक शासन स्थापना हुई। फ्रांस की जनता के लिए यह प्रेरणा स्रोत कार्य किया। अब फ्रांस की जनता को लगा कि यहाँ पर अमेरिका आज़ाद हुआ, बताइए गणतांत्रिक व्यवस्था हुआ वहाँ पर, तो हमें भी मिलना चाहिए। इनको प्रेरणा मिला उनसे, इससे एक और भी तरह से क्रांति को बल मिला, क्रांति आगे बढ़ा। इसमें अत्यधिक धन व्यय ने फ्रांस की आर्थिक स्थिति को इतना दयनीय बना दिया कि उससे संभालना देश के लिए असंभव बन गया। अब देखिए इससे क्या हुआ, क्रांति को बल मिला और इसमें धन का खूब खर्चा हो, जिससे फ्रांस की स्थिति, आर्थिक स्थिति बहुत ज़्यादा खराब हो गया और अंत में यह फ्रांस की क्रांति का तात्कालिक कारण बन गया। अब धन की कमी जो होता है खास करके ज़्यादा समस्या पैदा करता है। चलिए देखते हैं यहाँ पर ये जो चित्र आप देख रहे हैं, ये टेनिस कोर्ट का शपथ है। अब इसमें देखिए क्रांति का घटनाक्रम क्या क्या है। देखिए सन 1789 ईस्वी में लुई 16वां को धन की आवश्यकता हुई। अब आगे क्या होता है, सन 1789 में लुई 16वां को धन की जरूरत हुई। इसके लिए 5 मई सन 1789 ईस्वी को उसने स्टेटस जनरल की बैठक बुलाई। इसमें प्रथम एवं द्वितीय स्टेट के क्रमशः 300 प्रतिनिधि एवं तृतीय स्टेटस के 600 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। प्रथम और द्वितीय स्टेट के प्रतिनिधि को बुलाया, जिसमें क्रमशः 300 से 600 प्रतिनिधि भाग लिया। तृतीय स्टेटस ने लोकतांत्रिक सिद्धांत को आधार बनाकर सभी प्रतिनिधियों के लिए मत देने का अधिकार मांगा। अब तृतीय स्टेट क्या बोला, लोकतांत्रिक सिद्धांत को आधार बनाकर सभी प्रतिनिधि के लिए वोट देने का अधिकार मांगा कि वोट दे और जिसका
स्वीकृत किया जाए, जिसको अधिक वोट मिले, यह राजा द्वारा और स्वीकृत हो गया। राजा इसको स्वीकार नहीं किया, तभी तीसरे स्टेट्स के सभी प्रतिनिधि विरोध जताते हुए बाहर निकल गए। अब तृतीय स्टेट के जितने भी प्रतिनिधि थे वे इसका विरोध करते हुए बाहर निकल गए। अब 20 जून को जब वे अधिवेशन करने के लिए एकत्रित हुए, तब उन्होंने देखा कि जिस हॉल में उनका अधिवेशन होने वाला था वहाँ शाही अंगरक्षकों का पहरा है। जहाँ पर इनका होना था अधिवेशन, वहाँ पर अंगरक्षक का मतलब कि सरकार वहाँ पर घेराबंदी, जैसे अभी किसान आंदोलन हो रहा था, जहाँ पर इनका आंदोलन होना था उससे पहले पुलिस को खड़ा करवा दिया, रास्ता बंद करवा दिया। अतः सभी तृतीय स्टेटस के प्रतिनिधि टेनिस कोर्ट में एकत्रित हुए। अब सभी टेनिस कोर्ट में इकट्ठा हुए। इन्होंने अपनी सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया। अब इनका जो सभा था उस सभा को नेशनल असेंबली घोषित किया, राष्ट्रीय सभा, तथा यह शपथ ली कि राजा की शक्तियों को कम करने वाला संविधान जब तक बनकर तैयार नहीं हो जाता यह सभा भंग नहीं होगा। मतलब जब तक राजा की शक्ति को कम नहीं किया जाएगा तब तक इस सभा को खत्म नहीं किया जा सकता। अब सोचिए, अब ये सारे व्यक्ति एक तरह से उग्र हो गए। अब आगे देखिए क्या होता है। देखिए, राजा द्वारा इसे भंग कर सदस्यों को बंदी बनाने की अफवाह उठी। अब राजा द्वारा एक अफवाह उठाया, इसके सदस्य को बंदी बना लिया गया, ऐसी अफवाह उठ गया। तभी बहुत बड़ी संख्या में लोग वहां इकट्ठे हुए। अब देखिए, राजा द्वारा जो अफवाह फैला कि राजा उस सबको बंदी बनाया, कि बहुत सारा पब्लिक, आम जनता आया। आपको पता है आम जनता के सामने किसी की नहीं चलती। उन लोगों का नेतृत्व मिराबियो एवं ओवेसियो जैसे नेता कर रहे थे। यद्यपि मिराबियो सामंत परिवार का था, फिर भी वह सामंतों के विशेष अधिकारों को समाप्त करने का पक्षधर था। सोचिए, ये सारे ईमानदार व्यक्ति, मिराबियो सामंत परिवार का था लेकिन उसको जितना विशेष अधिकार था उसको समाप्त करने के पक्ष में था। तो ऐसे व्यक्ति होना चाहिए जो सही को सही, गलत को गलत कहे, चाहे उसके लिए उसको जो भी चुकाना पड़े। चलिए आगे देखिए क्या होता है। 14 जुलाई सन 1789 को, याद रखिएगा डेट, 14 जुलाई सन 1789 को क्रांतिकारियों ने पेरिस स्थित राज्य के कारागृह बेस्टिल को घेर लिया। राज्य का जो कारागृह था, जेल था, उसको घेर लिया। बेस्टिल का दुर्ग राजतंत्र की निरंकुशता का प्रतीक था, और बेस्टिल का जो दुर्ग था, फाटक था, राजा का निरंकुश शासक मतलब फुल पावर वाला शासक का प्रतीक था। 4 घंटे डेरा डालने के बाद वे जेल का फाटक तोड़ने एवं बंदियों को मुक्त कराने में सफल हुए। 4 घंटा बाद जो बंदी था जेल में उसको मुक्त कराया, जेल को तोड़ दिया। बेस्टिल कारागृह की समाप्ति निरंकुश शासन के पतन का प्रतीक था, और वहीं से निरंकुश शासन की पतन शुरुआत हुई। फ्रांस में 14 जुलाई ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और फ्रांस में यही 14 जुलाई को स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है कि उसी दिन जो है जेल से रिहा कर दिया गया, सभी को जेल तोड़ कर हटा दिया। 14 जुलाई सन 1789 के बाद लुई 16वां नाम मात्र के लिए राजा बना रहा। अब इसका कोई मानता ही नहीं था, नाम का राजा था, और नेशनल असेंबली देश के लिए अधिनियम बनाने लगी। और नेशनल असेंबली जो लोग थे, यही नेशनल असेंबली ही नियम बनाया। इसी सभा में 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिकों के अधिकार द डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स ऑफ मैन एंड सिटीजन को स्वीकार किया। 27 अगस्त 1789 को मानव और नागरिक अधिकार को स्वीकार किया गया। इस घोषणा से प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचार प्रकट करने और अपनी इच्छा अनुसार धर्म पालन करने की स्वतंत्रता मिली। अब सोच लीजिए, इस अधिकार से सभी को समानता का अधिकार मिला, तो तब सब खुश ही होगा, अधिकार मिला समानता का। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे देखिए कि अधिकार को मान्यता मिली। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के साथ प्रेस एवं भाषण की स्वतंत्रता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता तो मिला ही, प्रेस की भी स्वतंत्रता और भाषण की भी स्वतंत्रता मिली। अब देखिए, अब राज्य किसी भी व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार नहीं कर सकता था। अब बिना मुकदमा के राज्य जो है किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर ही नहीं सकता था, तथा मुआवजा दिए बिना उसके ज़मीन पर कब्जा नहीं कर सकता था। और पहले जैसे बिना मुआवजा का उसके ज़मीन पर कब्जा कर लिया जाता था, अब इस समय बिना मुआवजा के उसके ज़मीन पर कब्जा भी नहीं कर सकता था। मध्यम वर्ग के लिए सबसे महत्वपूर्ण निश्चय हुए थे, जिनके अनुसार कर का भार सभी वर्गों पर समान रूप से डालने का निश्चय किया गया। अब मध्यम वर्ग का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय क्या था कि सभी वर्ग पर कर बराबर टैक्स लगे। ये सबसे अच्छा निर्णय था। देखिए आगे क्या होता है। और सभी को निजी संपत्ति रखने का अधिकार दिया गया, और सभी लोग अपना जो संपत्ति कमाएगा रखेगा। फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए क्रांतिकारी घोषणा अत्यधिक महत्वपूर्ण थी, और यह घोषणा फ्रांस के लिए ही नहीं बल्कि पूरे यूरोप के लिए महत्वपूर्ण थी, इम्पोर्टेंट थी। देखिए आगे क्या होता है।
सन 1791 में 1791 में नेशनल असेंबली ने संविधान का प्रारूप तैयार कर लिया, संविधान बना लिया नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली ही नियम बना, राजा लुई 16वां ही है, जिसमें शक्ति पृथक्करण के सिद्धांत को अपनाया गया। मतलब सारा शक्ति एक किसी विशेष व्यक्ति के पास नहीं रहेगा। इस तरह फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना हुई। अब फ्रांस में संवैधानिक राजतंत्र स्थापित हुआ। यद्यपि लुई 16वां के नए संविधान को मान लिया, अब लुई 16वां भी है, नए संविधान को मान लिया, परंतु मीराबाइयों की मृत्यु के पश्चात देश में हिंसात्मक विद्रोह की शुरुआत हुई। परंतु मीराबाई जब मरे तो देश में हिंसात्मक विद्रोह शुरुआत हुई। विदेशों में भी कुलीन वर्गों के द्वारा संविधान का विरोध किया गया, और कुलीन वर्ग जो थे विदेश में संविधान का क्या किया, विरोध किया। अप्रैल 1792 में नेशनल असेंबली ऑस्ट्रिया परिषद था सेवाय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। अब अप्रैल 1792 में जो नेशनल असेंबली थी वो ऑस्ट्रिया, वर्षा और सेवाय के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। क्रांतिकारी युद्धों से जनता को काफ़ी कठिनाइयां झेलनी पड़ी। अब क्रांतिकारी के इस युद्ध से जनता को बहुत दिक्कत हुआ। उस समय सभी नागरिकों को मतदान का अधिकार नहीं मिला था, सभी मतदान नहीं कर सकते थे। नेशनल असेंबली का चुनाव भी अप्रत्यक्ष रूप से किया जाना था, मतलब बिना चुनाव किए हुए। उपरोक्त बातें आलोचना का विषय बन गया था। आलोचकों में प्रमुख जैकोबिन क्लब के सदस्य थे। ये आलोचना करते थे कि बिना चुनाव का ही इसका चुनाव हो गया, जिसमें छोटे दुकानदार, कारीगर, घारी साथ जो घड़ी बनाते हैं, नौकर एवं दिहाड़ी मजदूर सभी शामिल थे। जैकोबिन क्लब पेरिस के भूतपूर्व कॉन्वेंट ऑफ सेंट जेकब के नाम पर रखा गया था, जिसका नेता मैक्समिलियन रॉब्सपियर था। अब देखिए आगे नई समस्या खड़ी होगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इसका समाधान कैसे होता है। अब देखिए आतंक का राज, इसमें क्या है। आतंक का राज का क्या मतलब हुआ, देखिए रॉब्सपियर वामपंथी विचार का समर्थक था, अतः खाद्य पदार्थों की महंगाई एवं अभाव से नाराज होकर उसने हिंसक विद्रोह की शुरुआत की और आतंक का राज स्थापित हो गया। वामपंथी विचारधारा का था ये, मतलब अहिंसा नहीं मानता था। ये जो है खाद्य पदार्थ की कमी हुई, महंगाई बढ़ा, अभाव हुआ, ये नाराज होकर हिंसक विद्रोह कर दिया, आतंक का राज हो गया, आतंक फैल गया। 14 महीनों में लगभग 17,000 व्यक्तियों पर मुकदमे चलाए गए। 14 महीने में 17,000 व्यक्ति पर केस हुआ, उन्हें फांसी दे दी गई 17,000 व्यक्तियों को। रॉब्सपियर प्रत्यक्ष प्रजातंत्र का पोषक था, प्रजातंत्र को ही मानता था। 21 वर्ष से अधिक उम्र वालों को मतदान का अधिकार देकर, चाहे उनके पास संपत्ति हो या ना हो, चुनाव कराया गया। अब ये जो है 21 वर्ष से अधिक उम्र वालों सभी को मतदान देने का अधिकार दिया, चाहे उसके पास संपत्ति हो या ना हो। पहले संपत्ति के अधिकार वाले को ही, संपत्ति जिसके पास था वही देता था, चुनाव वोट देता था। 21 सितंबर 1792 को नवनिर्वाचित असेंबली को कन्वेंशन नाम दिया गया था। 21 सितंबर 1792 को नया निर्वाचित असेंबली जो था उनका नाम कन्वेंशन दिया गया तथा राजा की सत्ता को समाप्त कर दिया गया। अब राजा खत्म, अब राजा की सत्ता खत्म हो गई, समाप्त हो गई। देशद्रोह के अपराध में लुई 16वां पर मुकदमा चला गया। अब देखिए देशद्रोह के अपराध में लुई 16वां पर मुकदमा चला और 21 जनवरी 1793 को उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया। कितना मजा से जीता था बेचारा, और 1793 को उन्हें फांसी दे करके लटका दिया गया। बाद में मैरी आंतोइनेट को भी फांसी दे दी, बाद में उसकी जो पत्नी थी राजकुमारी, उसको भी फांसी पर लटका दिया गया। रॉब्सपियर द्वारा स्थापित आतंक का राज अक्टूबर 1793 में उत्कर्ष पर था। 1793 में रॉब्सपियर द्वारा स्थापित आतंक का राज जो था उत्कर्ष, मतलब बहुत ज़्यादा फैल गया था, दिक्कत होने लगा था। कन्वेंशन द्वारा राष्ट्र की एकमात्र भाषा फ्रेंच घोषित की गई। अब राज्य का एकमात्र भाषा फ्रेंच भाषा जो इसी की घोषणा हुई। कानूनों का संकलन कराया गया। उपनिवेशों में गुलाम बनाकर भेजने की प्रथा समाप्त की गई। उपनिवेश में पहले जो गुलाम बनाकर भेजा जाता था, बेचा जाता था, उसको भी खत्म किया गया। प्रथम पुत्र को ही उत्तराधिकार बनाने की प्रथा को समाप्त किया गया। पहले प्रथम पुत्र को ही उत्तराधिकार बनाया जाता था, मतलब राजा शासक बनाया जाता था या उसके संपत्ति को प्रथम पुत्र ही चलाएगा, ऐसा कानून था। उस कानून को खत्म किया गया। बताइए, अच्छा काम ही किया गया। राष्ट्र का नया कैलेंडर 22 सितंबर 1792 लागू किया गया। राष्ट्र का नया कैलेंडर बना जो 22 सितंबर 1792 को लागू किया गया। याद रखिएगा, इन सभी को रॉब्सपियर ने सर्वोच्च सत्ता की प्रतिष्ठा के रूप में स्थापित किया, सर्वोच्च सबसे उच्च सत्ता के रूप में स्थापित किया, परंतु ये अस्थायी सिद्ध हुई, मतलब तुरंत खत्म हो गई। उसकी हिंसात्मक कार्रवाइयों की वजह से विशेष न्यायालय ने जुलाई 1794 में उसे मृत्यु दंड दिया। उसका जो हिंसात्मक कार्य था, मतलब डायरेक्ट लड़ना झगड़ना, इसके कारण 1700
1794 में, जुलाई 1794 में विशेष न्यायालय ने उसे मृत्यु दंड दिया। उसके बाद 1795 1795 में नया संविधान बनाया गया, पुराना संविधान खत्म, जिसने फ्रांस में गणतांत्रिक शासन की शुरुआत की। आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट ने स्वयं को इस गणराज्य का प्रधान घोषित कर अपनी विधि संहिता लागू कर दिया। आगे चलकर नेपोलियन बोनापार्ट जो है स्वयं को इसका प्रधान मुखिया बना करके नया संहिता लागू कर दिया। उसके सुधार कार्य को तत्कालीन फ्रांस में उत्थान में काफी सहयोग प्रदान हुआ। जो फ्रांस के उदय में, उत्थान में उसका सहयोग था। क्रांति के अब परिणाम क्या थे? देखिए, पुरातन व्यवस्था का अंत हुआ। पुराने समय की जो व्यवस्थाएं थी, फ्रांस की क्रांति ने वहां की पुरातन व्यवस्था एनिशिएंट रेगीम को समाप्त कर आधुनिक युग को जन्म दिया, नए युग को जन्म दिया, पुराने व्यवस्था को खत्म करके, जिसमें स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व, भाईचारे को प्रोत्साहन मिला। स्वतंत्र रहे व्यक्ति, समान रहे, एक समान अधिकार मिले, भाईचारा का। इससे लोगों को ज्यादा क्या चाहिए? सामंतवाद का अंत हो गया। उसके बाद धर्मनिरपेक्ष राज्य। देखिए, इस क्रांति में क्या हुआ? देखिए, इस क्रांति ने राज्य को धर्म से अलग कर धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। मतलब कोई किसी धर्म को माने, उससे किसी को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। धार्मिक क्षेत्र में बुद्धिवाद का उदय हुआ, नॉलेज वाले आदमी को, और जनता को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान की गई। मतलब जनता किसी भी धर्म को माने तो धार्मिक स्वतंत्रता दिया गया। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या हुआ? जनतंत्र की स्थापना। फ्रांस की क्रांति ने राजा के दैवी अधिकार के सिद्धांत को समाप्त किया और जनतंत्र की स्थापना की। दैवी अधिकार मतलब कि राजा ये कहता था कि मेरा ऊपर से ही, भगवान के घर से ही ऐसा आदेश आया है कि मेरे बाद मेरे ही पुत्र को राजा बनाया जाए। उसको समाप्त किया। व्यक्ति के महत्व को बढ़ाया। फ्रांस के नेशनल असेंबली ने पहली बार व्यक्ति के महत्व पर बल दिया। नागरिकों के मौलिक अधिकारों एवं कर्तव्यों की घोषणा की गई। नागरिक को मौलिक अधिकार, बेसिक अधिकार मिलेगा, इसकी घोषणा की। समाजवाद का प्रारंभ हुआ। फ्रांस की क्रांति ने समाजवादी प्रवृत्तियों को भी बल दिया। जैकोबिन्स ने सामान्य जनता के अधिकारों की रक्षा की एवं अमीरों की जगह गरीबों का पक्ष लिया। अमीरों की जगह गरीब और निसहाय का पक्ष लिया। कौन? जैकोबिन्स। उन्हें राजनीतिक अधिकारों की घोषणा भी की गई। राजनीतिक अधिकार भी मिला किनको? नॉर्मल गरीब जनता को। वाणिज्य व्यापार में वृद्धि हुई। मतलब क्रांति के फलस्वरूप गिल्ड प्रथा, प्रांतीय आयात कर तथा अन्य व्यापारिक प्रतिबंध व्यापारियों पर से हटा दिए गए। व्यापारी वर्ग भी खुश, जिससे वाणिज्य एवं व्यापार का विकास हुआ, बढ़ा। यही कारण था कि 19वीं शताब्दी में व्यापार के क्षेत्र में फ्रांस इंग्लैंड के बाद द्वितीय स्थान पर था। सोचिए कितना ज्यादा विकास हुआ। इंग्लैंड के बाद व्यापार में फ्रांस जो है द्वितीय स्थान पर था 19वीं शताब्दी में। आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए क्या हुआ। देखिए, दास प्रथा का उन्मूलन। दास प्रथा क्या होता था कि हम दास, अगर हम किसी के यहाँ हैं तो हमारे पुत्र सब दास बन के काम करेंगे, जीवन भर बस खाना खाएंगे और काम करेंगे। तो इस क्रांति ने फ्रांस में दास प्रथा का उन्मूलन किया। सन 1794 में कन्वेंशन ने दास मुक्ति कानून पारित किया। सन 1794 में नया कानून बना, दास मुक्ति कानून। यद्यपि आगे चलकर इसे नेपोलियन के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। मतलब इस कानून को खत्म किया गया और 1848 ईस्वी में अंतिम रूप में फ्रांसीसी उपनिवेशों से दास प्रथा का उन्मूलन किया गया। फ्रांसीसी उपनिवेश जो थे दास प्रथा को तब हटाए, उन्मूलन। सरकार पर शिक्षा का उत्तरदायित्व बढ़ा। देखिए, फ्रांस में अभी तक चर्च में शिक्षा का प्रबंध था, चर्च में ही पढ़ाई होती थी। अब इसकी जिम्मेवारी सरकार पर आ गई। परिणाम स्वरूप पेरिस विश्वविद्यालय तथा कई शिक्षण संस्थान एवं शोध संस्थान फ्रांस में खोले गए। अब सरकार पर यह सारी दायित्व आई तो सरकार कई संस्थानों को खोला, शिक्षण संस्थान को। अब राष्ट्रीय कैलेंडर, फ्रांस में एक नया राष्ट्रीय कैलेंडर लागू किया गया, जिसको ऋतुओं के आधार पर 12 महीनों में बांटा गया और उनका नया नाम ब्रूमेयर, थर्मिदार आदि रखा गया। मतलब नया कैलेंडर जारी किया गया जिसमें महीने के अनुसार, ऋतु के अनुसार 12 महीनों में उस कैलेंडर को बांटा गया, नया कैलेंडर। अब महिला आंदोलन, ये क्या है? देखिए, फ्रांस के समाज में परिवर्तन लाने के उद्देश्य से फ्रांस की क्रांति में महिलाएं भी शामिल हुई थी। महिला भी, ताकि परिवर्तन आए। इन्होंने द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन नामक संस्था का गठन किया। कौन सा महिलाओं द्वारा कौन सी संस्था का गठन हुआ? द सोसाइटी ऑफ रिवोल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन वीमेन नामक संस्था, जिसमें ओलंप देगूज नामक नेत्री, जो महिला नेत्री थी, नेता,
की अहम भूमिका थी। इनके नेतृत्व में महिलाओं को पुरुषों के समान राजनीतिक अधिकार की मांग को स्वीकार कर लिया गया। मतलब पुरुष की भांति ही महिला को भी राजनीतिक अधिकार मिला। अब सोच लीजिए कितना ज़्यादा परिवर्तन आया। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, इसके बाद एक पेज और बचा हुआ है। परंतु राजनीतिक अधिकार शुरू में उन्हें नहीं मिल पाए। स्वीकार किया लेकिन राजनीतिक अधिकार शुरू में नहीं मिला। फ्रांस की क्रांति ने महिलाओं को अपने अधिकारों के प्रति सजगता का पाठ पढ़ाया। अपने अधिकार के प्रति किस प्रकार सजग हो, फ्रांस की क्रांति से ही महिलाओं की सीख मिली, जिसके कारण आगे चलकर वर्षों तक महिला आंदोलन चलता रहा। परिणाम स्वरूप सन 1946 में फ्रांस की महिलाओं ने मताधिकार प्राप्त करने में सफलता हासिल किया। अब 1946 में फ्रांस की महिला को भी वोट देने का अधिकार मिला। अब देखिए अन्य देशों पर क्रांति का प्रभाव क्या पड़ा। अब दूसरे देश पर भी तो क्रांति का प्रभाव पड़ा होगा। तो फ्रांस की क्रांति का प्रभाव सिर्फ फ्रांस पर ही नहीं बल्कि यूरोप के अन्य देशों पर भी पड़ा। नेपोलियन फ्रांस में सुधार के कार्यों को करते हुए अपने विजय अभियान के दौरान जब इटली और जर्मनी आदि देशों में पहुंचा तब उसे वहां की जनता भी क्रांति का अग्रदूत कहकर स्वागत किया। देखिए नेपोलियन जो है अब क्रांति के बाद जब पहुंचे, विजय अभियान के दौरान इटली पहुंचे तो वहां के लोग जो है इन्हें क्रांति का अग्रदूत कहकर स्वागत किया। उसने इन देशों के नागरिकों को राष्ट्रीयता का संदेश देने का भी कार्य किया, राष्ट्रीयता के बारे में बताया। अब देखिए इटली पर क्या प्रभाव पड़ा। इटली इस समय कई भागों में बटा था जिस समय फ्रांस में आंदोलन हुआ था। फ्रांस की इस क्रांति के बाद इटली के विभिन्न भागों में नेपोलियन ने अपनी सेना एकत्रित कर लड़ाई की तैयारी की। इटली के विभिन्न भाग में अपनी सेना भेजा और लड़ाई की। इटली राज्य स्थापित किया और इटली राज्य की स्थापना की गई। एक साथ मिलकर युद्ध करने में उनमें राष्ट्रीयता की भावना आई। सब मिलकर युद्ध किया तो राष्ट्रीयता की भावना आई। इटली के भावी एकीकरण का मार्ग प्रशस्त हुआ और इटली का एकीकरण मतलब एक रंग में इटली भी रंग गया, मतलब एकता के बल में बंध गया। अब जर्मनी पर प्रभाव क्या पड़ा। सब देश पर प्रभाव पड़ा होगा। देखिए जर्मनी भी उस समय छोटे छोटे 300 राज्यों में विभक्त था, जो नेपोलियन के प्रयास से 38 राज्यों में सीमित हो गया। 300 राज्य को 38 राज्य में बांटा नेपोलियन के ही प्रयास से संभव हुआ। इस क्रांति के स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व की भावना को जर्मनी के लोगों में अपनाया और आगे चलकर इससे जर्मनी के एकीकरण को बल मिला। इस क्रांति के बाद जो है जर्मनी के लोग स्वतंत्र होना चाहिए, हम आज़ाद होंगे, समान अधिकार मिलेगा, भाईचारा का भावना हो, इसको अपना करके तब जाके जर्मनी का एकीकरण संभव हुआ। पोलैंड पर भी प्रभाव पड़ा। क्या प्रभाव देखिए, फ्रांसीसी क्रांति के अग्रदूत नेपोलियन ने पोलैंड में स्वतंत्रता की लहर फूकी। पोलैंड भी गए, वहां भी आदमी को स्वतंत्र होने के लिए भाषण दिए, वहां के लोगों को समझाया। पहले यह रूस, पर्सा, ऑस्ट्रिया के बीच बटा हुआ था। पोलैंड जो था रूस, ऑस्ट्रिया और पर्सा के बीच में थोड़े थोड़े हिस्से बटे हुए थे। यद्यपि पोलैंड को शीघ्र आज़ादी नहीं मिली लेकिन उनमें राष्ट्रीयता का संचार इसी क्रांति ने किया। सब में एकता का भावना आया। लंबी अवधि के प्रयास के फलस्वरूप प्रथम विश्व युद्ध के बाद पोलैंड स्वतंत्र राज्य कायम हो सका और लंबी अवधि के बाद पोलैंड स्वतंत्र हुआ। अब देखिए इंग्लैंड पर क्या प्रभाव पड़ा। नेपोलियन का विजय अभियान इंग्लैंड पर भी हुआ, जबकि इंग्लैंड की आगे चलकर उसके पतन का कारण बना। नेपोलियन का विजय अभियान इंग्लैंड पर भी हुआ लेकिन इंग्लैंड का आगे चलकर पतन हो गया। फिर भी इस क्रांति का इतना अधिक असर इंग्लैंड में नहीं दिखा। वहाँ की जनता ने भी सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ उठानी शुरू कर दी। इंग्लैंड की जनता भी सामंतवाद के खिलाफ आवाज़ उठाई। फलस्वरूप सन 1832 में 1832 में इंग्लैंड में संसदीय सुधार अधिनियम पारित हुआ। संसदीय सुधार अधिनियम इंग्लैंड में भी पारित हुआ, जिसके द्वारा वहाँ के जमींदारों की शक्ति समाप्त कर दी गई। पहले शक्ति जमींदार के पास था, उसकी शक्ति को खत्म किया गया और जनता के लिए अनेक सुधारों का मार्ग प्रशस्त हुआ। भविष्य में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के विकास में इस क्रांति का बहुत बड़ा योगदान था। अब सोचिए एक साथ एक देश के क्रांति ने कितने देशों पर प्रभाव और कितना व्यापक प्रभाव छोड़ा। इसीलिए कहा गया है किसी न किसी को शुरुआत तो करना ही पड़ेगा। और हमारा अंतिम पेज है, देखते हैं इसमें क्या है। क्रांति का स्वरूप देख लेते हैं। देखिए फ्रांसीसी क्रांति के स्वरूप के संबंध में के विषय में कहा जाता है कि यह पूर्ण रूप से निश्चयात्मक थी। निश्चयात्मक मतलब इसका स्वरूप था कि होगा ही होगा, अर्थात क्रांति की गति और दिशा वही थी जो लगभग सभी क्रांतियों की होती है। जो भी क्रांति लोग करते हैं उसकी वही दिशा थी जो इसकी भी थी। फिर भी किसी क्रांति के स्वरूप को निश्चित करने के पहले यह देखना आवश्यक होता है कि उस क्रांति के क्या कारण थे।
सही बात है। स्वरूप को देखने के लिए पहले कारण क्या था क्रांति का, उस क्रांति में समाज के किस वर्ग के लोगों ने मुख्य रूप से भाग लिया है, इससे भी पता चलता है उसका स्वरूप कैसा है, रूप कैसा है, और उस क्रांति से किस वर्ग के लोगों को अधिक फायदा हुआ, किस वर्ग के लोगों को लाभ हुआ। कई इतिहासकारों ने सन 1789 ईस्वी की फ्रांसीसी क्रांति को एक बुर्जुआई मतलब मध्यम वर्गीय क्रांति कहा है, क्योंकि ये मध्यम वर्ग का क्रांति था। उनके अनुसार इस क्रांति ने नए विशेष अधिकार प्राप्त की जगह दूसरे विशेष अधिकारी वर्ग का शासन स्थापित कर दिया। मतलब विशेष अधिकार नहीं लिया। अब हम मान लीजिए हम क्रांति कर रहे तो हमको अधिकार नहीं चाहिए, बल्कि शासन वर्ग को ही बदल दिया। पहले जिस वर्ग का शासन था उस वर्ग को उखाड़ फेंका और नया वर्ग को स्थापित किया, इसमें सभी भाग ले सके। फ्रांस में मध्यम वर्ग के पास पूंजी की कमी नहीं थी, मध्यम वर्ग के पास पूंजी खूब था। ये यदा कदा यहाँ जहाँ तहाँ सरकार को कर्ज देने का काम भी करती थी, सरकार को भी कर्जा देता था, लेकिन सत्ता में इनकी कोई भी सहभागिता नहीं होती थी, कोई सत्ता में इनका भाग ही नहीं होता था। यद्यपि फ्रांस की क्रांति के अनेक कारण थे, ये भी कारण हो सकता था, परंतु मध्यम वर्ग के असंतोष और इसी वर्ग के द्वारा जन चेतना का जागृत करना क्रांति को अवश्यम भी बना दिया। मतलब इसी वर्ग के द्वारा जन चेतना लोगों को चेतित किया गया, बताया गया, तो इसी प्रकार से इस क्रांति का प्रभाव थोड़ा सा व्यापक पड़ा। ठीक, जितने भी दार्शनिक थे जिन्होंने बौद्धिक चेतना जगाई, मतलब लोगों को जगाया, बताया, बुद्धि बताया, बढ़ाया, सभी मध्यम वर्ग के थे। बताइए, कोई अमीर नहीं था, मध्यम वर्ग था। क्रांति के अधिकांश नेता भी मध्यम वर्ग के थे। जिन्होंने क्रांति का संचालन किया सभी मध्यम वर्ग के थे। यह सच है कि मजदूर तथा किसानों ने मिलकर क्रांति को सफल बनाया, मजदूर और किसान मिलकर क्रांति को सफल बनाया, लेकिन उसके बाद भी सत्ता उनके हाथ में नहीं आई। सफल बनाने में उनका हाथ रहा, लेकिन सत्ता उनके हाथ में नहीं हुआ। 4 अगस्त 1789 को जब नेशनल असेंबली द्वारा सामंतवाद की समाप्ति हुई तो उसके द्वारा अपनाई गई आर्थिक नीतियों ने स्पष्ट कर दिया कि क्रांति पर बुर्जुआ वर्ग हावी हो गया है। इस क्रांति से मध्यम वर्ग को ही लाभ हुआ, तब जाके इसके मध्यम वर्ग को लाभ हुआ। साधारण जनता को तो मताधिकार नहीं दिया गया। नेशनल असेंबली ने कानून बनाकर मिलों में काम करने वाले मजदूरों के संगठन पर प्रतिबंध लगा दिया। अब देखिए, नेशनल असेंबली बना, नॉर्मल लोग, साधारण लोग को वोट देने का अधिकार नहीं बना, संगठन बनाकर मिल में काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया। क्रांति का नारा था स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व मतलब भाईचारा का प्रयोग पादरियों तथा सामंतों के विशेष अधिकारों को समाप्त करने एवं मध्यम वर्ग के लोगों के लिए विशेष सुविधाएं प्राप्त करने के लिए था। क्रांति का नारा था समानता का, स्वतंत्रता का, मतलब मध्यम वर्ग के लिए विशेष अधिकार मिले, और सामंत और पादरी जो थे, चर्च के पादरी, उनका अधिकार समाप्त करने का। सन 1789 ईस्वी से 1815 तक शासन पर मध्यम वर्ग का ही अधिकार रहा। 1789 से 1815 तक शासन पर मध्यम वर्ग का ही अधिकार रहा। यही कारण था कि जैकोबिन दल ने आतंक का राज्य स्थापित कर सर्वहारा वर्ग को राजनीतिक तथा आर्थिक अधिकार दिलाने का अस्थायी प्रयास किया था। जैकोबिन क्या किया? दल जो था आतंक का राज्य स्थापित किया और राजनीतिक सर्वहारा वर्ग बना दिया, सभी वर्ग के लिए आर्थिक अधिकार दिलाने का अस्थायी, मतलब निश्चित नहीं था प्रभाव, लेकिन प्रयास किया। उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए इतिहासकारों की यह बात तथ्यपरक प्रतीत होती है, मतलब सही लगता है कि फ्रांस की क्रांति का स्वरूप मध्य वर्गीय था, क्योंकि मध्य वर्ग के लोग ही इसके विशेष कारण के रूप में थे। मतलब मध्य वर्गीय क्रांति ही था, क्योंकि मध्य वर्ग के लोग ही इस क्रांति के लिए कर रहे थे, इस क्रांति में भाग लिए थे। क्रांति का नेतृत्व भी इन्होंने ही किया और सर्वाधिक लाभ भी इसी वर्ग को प्राप्त हुआ। किस वर्ग को? मध्यम वर्ग को ही सबसे अधिक लाभ प्राप्त हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। निष्कर्षता, सन 1789 की फ्रांस की क्रांति ने फ्रांस में एक ऐसे युग का सूत्रपात किया जिसमें स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व की नींव पड़ी तथा मानव अधिकारों की रक्षा हुई। मानव अधिकार की रक्षा इसी क्रांति में 1789 में हुई थी। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, बंधुत्व का अधिकार मिला। उसके बाद साथ ही यूरोप के अन्य देश भी इन विचारों से प्रभावित हुए। यूरोप के दूसरे देश भी प्रभावित हुए और वहाँ भी सुधारों के एक नए युग का सिलसिला शुरू हुआ। वही कहा जाता है कि शुरुआत कहीं से भी हो, हम सुधरेंगे, युग सुधरेगा। शुरुआत कहीं से भी हो, लेकिन फायदा सभी को होता है। आगे है इसका प्रश्न उत्तर, तो आपको पता है हम प्रश्न उत्तर के लिए अगले चैप्टर में हम जाएंगे। इस वीडियो में हमने ये जो है फ्रांस की क्रांति इकाई 3 हमने जाना, पूरे को समझा। भले ही वीडियो लंबी बनी, लेकिन एक ही वीडियो में हमने इसे खत्म किया। इससे पहले सभी वीडियो का पार्ट 1 पार्ट 2 बना हुआ है, प्लेलिस्ट में जाकर आप देख सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए। लाइटिंग का थोड़ा प्रॉब्लम है, पर बोर्ड आपको अच्छी से दिख रही होगी। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में। अच्छा से सीखना चाहते हैं तो 2-3 बार इस वीडियो को जरूर देखा कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।